DRG Kids। लखनपुर नाम के गांव में रामदास अपनी बेटी कोमल के साथ रहता था। कोमल 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रामदास सब्जी बेचने का काम करता था। वो अपनी बेटी कोमल का पूरा ध्यान रखता था। वो रोज सुबह कोमल का डिब्बा तैयार करके उसे स्कूल भेजता था। कोमल अपनी सहेली पिंकी के साथ रोज स्कूल जाती थी। आज खाने के डिब्बे में क्या है पिताजी? बेटी, आज खीर और पोहा रखा है। पिताजी, मुझे खीर पसंद नहीं है। बेटी, खीर खाने से दिमाग तेज होता है और सेहत भी अच्छी होती है, इसीलिए खीर खाया करो। डिब्बा बैग में रख लो और जल्दी से स्कूल जाओ। तभी घर के बाहर से पिंकी आवाज लगाती है, कोमल जल्दी आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। आ रही हूँ। कोमल और पिंकी स्कूल ड्रेस में स्कूल जा रहे हैं। माँ ने आज गुड़ रोटी और मक्खन दिया है। तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया है? खीर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। माँ ने तुम्हारे लिए भी गुड़ रोटी अचार दिया है। फिर तो मैं गुड़ रोटी ही खाऊंगी। चलते चलते दोनों एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। अम्मा इन दोनों को देखती हैं। कोमल पिंकी से कहती है, लगता है बूढ़ी अम्मा को भूख लगी है। अम्मा के पास चलते हैं। दोनों अम्मा के पास जाकर उनसे कहते हैं, अम्मा जी, भूख लगी है आपको? हाँ बेटी। ये लो अम्मा, पोहा और खीर है, आप खा लेना। और ये पानी की बोतल रख लो, पानी पी लेना। आशीर्वाद बेटी। हम स्कूल से आते हुए डिब्बा और बोतल ले लेंगे। इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल जाते समय रोज कोमल अपना खाना अम्मा को दे जाती और स्कूल से वापस आते हुए डिब्बा ले लेती। एक दिन कोमल के पिता रामदास अचानक बीमार पड़ जाते हैं। कोमल अपना खाना खुद बनाती है और पिताजी को चाय बनाकर देती है और पिताजी के लिए नाश्ता बनाकर रख देती है। रामदास चारपाई पर बीमारी की हालत में लेटे हुए हैं। पिताजी, ये लो चाय पी लो, आराम मिलेगा। मैं स्कूल जा रही हूँ, आज मेरी परीक्षा है। आपके लिए नाश्ता रखा है, खा लेना। ठीक है बेटी। पिंकी और कोमल स्कूल जाते हुए बूढ़ी अम्मा को खीर का डिब्बा और पानी की बोतल देते हैं। ये लो अम्मा जी, आपकी खीर और पानी की बोतल। आराम से खा लेना, आज हमारी परीक्षा है। अब हम चलते हैं, देर हो रही है। आते हुए मिलते हैं। आशीर्वाद बच्चों, दोनों की परीक्षा बहुत अच्छी होगी। जाओ बेटी। कोमल और पिंकी स्कूल की ओर जाने लगते हैं। तुम्हें पता है कोमल, इस साल स्कूल में जो प्रथम आएगा उसकी फीस 5 साल के लिए माफ हो जाएगी और हर महीने उसे 500 रुपए भी मिलेंगे। पिताजी के बीमार होने से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। पता नहीं मेरा क्या होगा। पिंकी, मुझे डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, सब अच्छा होगा। रामदास अपने घर में लेटा हुआ कराह रहा है और बार बार कोमल को याद कर रहा है। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कुछ पड़ोसी उसको देखने के लिए आसपास खड़े हैं। रामदास, लो ये गर्म पानी। हाय, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कोमल बेटी, जल्दी से मेरे पास आ जा। रामदास, ये लो गर्म पानी पी लो, आराम मिलेगा। हरिया भाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई हरिया, रामदास को बहुत तेज बुखार है। हाँ भाई बिरजू, अब क्या करें? सर पर पानी की पट्टी रखने से बुखार कम हो जाएगा। भैया, कोमल को बुला दो। हाँ हाँ रामदास, कोमल आती ही होगी। बिरजू भैया, मैं पानी की पट्टी तैयार करता हूँ। हाँ हरिया भाई, जल्दी तैयार करो, पट्टी से ही रामदास भाई को आराम मिलेगा। इधर कोमल और पिंकी परीक्षा देकर घर की ओर जल्दी वापस आ रहे हैं। अम्मा की झोपड़ी के पास जाते हुए बात करते हैं। तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? ठीक ही हुई है, कोई खास नहीं। मेरा छोड़ो, अपना बताओ। मैंने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं। फिर तो तुम स्कूल में प्रथम आओगी। देखते हैं, अभी तो जल्द से घर जाना है। पिताजी अकेले हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अम्मा से मिलकर चलते हैं। दोनों अम्मा के पास जाते हैं। अम्मा, हम आ गए। खुश रहो बेटी। परीक्षा कैसी थी? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा रहा। स्कूल में प्रथम आएगी कोमल। अम्मा, खीर कैसी लगी? बहुत ही स्वादिष्ट थी बेटी। कोमल ने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई थी। अम्मा, इसके पिताजी की तबीयत 2 दिन से खराब है।
इसलिए कोमल को ही सब काम करना पड़ता है। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं, पिताजी घर में अकेले हैं। सुनो बेटी, ये लो बेटी, ये काजल की डिब्बी है, हमेशा अपने पास रखना। कोई भी मुसीबत आए तो इस डिब्बी से मदद मांग लेना, ये तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ बेटी, पिताजी की सेवा करो। कोमल अम्मा की दी हुई डिब्बी अपने स्कूल के बैग में रखती है। इधर रामदास वैसी ही बीमारी की हालत में घर पर लेटा हुआ है। हरिया और बिरजू उसके सर पर पानी की पट्टी लगातार बदल रहे हैं। तभी कोमल और पिंकी घर में दाखिल होते हैं। पिताजी, कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है बेटी। कोमल बेटी, तुम्हारे पिता को बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटी, हमने पानी की पट्टियाँ भी लगाई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। रामदास को शहर ले जाना पड़ेगा और अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शहर में डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। बिरजू चाचा, आप कुछ पैसों की मदद कर दो, हम वापस कर देंगे। बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हरिया चाचा, आप ही कुछ मदद कर दो। कोमल बेटी, मैं पैसा दे दूं, पर क्या भरोसा पैसा वापस मिले या न मिले, क्योंकि रामदास का सब्जी वाला काम तो चौपट हो गया है, इसीलिए मैं तो पैसा नहीं दे सकता। पैसों के अलावा और कोई मदद चाहिए तो बुला लेना बेटी, अब हम चलते हैं। हरिया और बिरजू चले जाते हैं। कोमल पानी की पट्टी बदलती है। रामदास कराह रहा है। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी। नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी मौसी जी के गांव जाकर उनसे मदद मांगूंगी, वो आपके इलाज के लिए पैसे जरूर देंगी। नहीं बेटी, वक्त पर कोई काम नहीं आता। कोमल, याद कर, बूढ़ी अम्मा ने कुछ दिया है तुम्हें, उस डिब्बी से मदद मांगो। वो छोटी सी डिब्बी क्या मदद करेगी? जाने दे पिंकी, ये सब पागलपन है, कुछ और करना पड़ेगा। अरे नहीं, एक बार कोशिश तो करते हैं। चल निकाल डिब्बी। कोमल डिब्बी निकालकर उससे मदद मांगती है और 3 बार बोलती है, अम्मा की काजल की डिब्बी, मेरी मदद करो। अम्मा की काजल की डिब्बी, मेरी मदद करो। अम्मा की काजल की डिब्बी, मेरी मदद करो। तभी एक सुंदर सी परी उस डिब्बे से निकलकर उड़ने लगती है। परी कहती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी दीदी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दो। परी अपनी जादू की छड़ी रामदास के ऊपर घुमाती है। रामदास एकदम ठीक हो जाता है। धन्यवाद परी दीदी। और क्या चाहिए, बोलो। मेरे पिताजी को एक बड़ी दुकान दे दो, ताकि इनको सब्जी बेचने के लिए गली गली ना भटकना पड़े। और मेरी सहेली पिंकी को एक अच्छा सा ड्रेस दे दो। ऐसा ही होगा। उसी वक्त पिंकी को एक अच्छा सा ड्रेस मिलता है और रामदास के पास दुकान की चाबी आ जाती है। तीनों खुश हो जाते हैं। धन्यवाद परी दीदी। खुश रहो, अब मैं चलती हूँ। परी अचानक गायब हो जाती है। बेटी कोमल, ये सब क्या है? कोमल और पिंकी रामदास को बूढ़ी अम्मा वाली पूरी बात बताती हैं। पिताजी, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको अम्मा से मिलवाती हूँ। वो तीनों बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। कोमल और पिंकी आसपास के लोगों से अम्मा के बारे में पूछते हैं तो सब कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता और ये जगह तो सालों से खाली पड़ी है। लेकिन मैं बूढ़ी अम्मा को रोज इसी जगह खीर खिलाती थी। बेटी, तुमने बूढ़ी अम्मा की सेवा की, इसीलिए उन्होंने हमारी मदद की। चलो अब घर चलते हैं। कुछ दिनों बाद रामदास अपनी बड़ी सी दुकान पर बैठा है। कोमल और पिंकी स्कूल से वहाँ आते हैं। पिताजी, मैं पूरे स्कूल में प्रथम आई हूँ और आगे की 5 साल की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त, सरकार की तरफ से। बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छी सोच का नतीजा है। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नाम के एक राज्य में 2 जादूगर हुआ करते थे, जादूगर करणवीर और जादूगर विजयवीर। दोनों तरह तरह के जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। जादूगर करणवीर के जादू नए होने की वजह से बहुत मशहूर थे, इस वजह से ज्यादा लोग उसके खेल को देखने जाते। पर जादूगर विजयवीर के जादू पुराने हो चुके थे। जादूगर विजयवीर जब भी कोई खेल दिखाने की कोशिश करता, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। जादू पुराने होने की वजह से लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया। एक दिन जब जादूगर विजयवीर अपना जादू दिखा रहा था, अरे आज कोई नया जादू भी दिखाने वाले हो या हर बार की तरह वही पुराना वाला? दोस्तों,
बहुत जल्द मैं तुम्हें नया जादू भी दिखाऊंगा, पर आज के लिए ये देखो। अब मैं इस टोपी में से 3 गिनने तक एक खरगोश निकालूंगा। 1 2 आब्राका। अरे चलो भाई, इसके पास तो कुछ नया नहीं है, चलो। इतने में लोगों को पीछे से जादूगर करणवीर की आवाज सुनाई देती है। और आज जादूगर करणवीर हमें हवा में तैर के दिखाएंगे। और उसकी आवाज सुनते ही सब जादूगर करणवीर का जादू देखने निकल जाते हैं। अरे जादूगर करणवीर आ गया, अरे चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो मैं इसे फिर से गायब कर दूंगा। अरे जादूगर विजयवीर निराश हो जाता है कि उसकी जादू कोई नहीं देखना चाहता। वो जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए भेष बदल के उसका खेल देखने पहुंच जाता है। जादूगर करणवीर अपना खेल दिखाना शुरू करता है। क्या तुम में से किसी ने कभी किसी को आग से खेलते हुए देखा है? आज मैं आग से खेलूंगा। अरे वाह वाह, क्या महान जादूगर है, वाह 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 वाह। तो लीजिए, आपके सामने पेश है आग का खेल। ये कहते ही जादूगर करणवीर अपने हाथ में आग लगा देता है और हाथों से आग को पकड़ लेता है। गांव वाले जादूगर करणवीर के हाथों से आग निकलती हुई देखकर खूब चौंक जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जादूगर विजयवीर जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए चुपके से उसके पीछे जाकर उस आग में मिट्टी का तेल डाल देता है, जिससे जादूगर करणवीर की आग और बढ़ जाती है और लोग वहां से भाग जाते हैं। जादूगर विजयवीर वहां से चुपके से निकल जाता है। जादूगर करणवीर बहुत ही उदास होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि आग इतनी बढ़ जाए? तभी उसे वहीं पड़ा एक मिट्टी का तेल का डिब्बा मिलता है और वो समझ जाता है कि ये किसी की साजिश हो सकती है, पर वो किसी से कहता नहीं। एक दिन हस्तिनापुर के राजा अपने मनोरंजन के लिए अपने मंत्री से कहते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए कोई नया कार्यक्रम रखवाइए। जी राजा जी, अब पास के गांव में 2 जादूगर हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है ये कह नहीं सकते, पर दोनों कुछ दिनों से चर्चा में हैं। दोनों को महल में बुलाया जाए और उनके बीच मुकाबला करवाया जाए। जो भी हमें खुश करेगा उसे हम इनाम में सोने की पूरी 1000 गिन्नियां देंगे। जी राजा जी। मुकाबला देखने के लिए प्रजा को भी आमंत्रित किया जाए। जी राजा जी, मैं अभी जाकर आपका संदेशा दोनों जादूगरों तक पहुंचा देता हूँ। मंत्री दोनों जादूगरों को संदेश भेजकर बुलाता है और उनसे कहता है, राजा जी चाहते हैं कि तुम दोनों उनके मनोरंजन के लिए महल में जादू दिखाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है अपना सबसे अच्छा जादू तैयार करने के लिए। उसके बाद तुम्हारे बीच मुकाबला होगा और जिसने भी राजा का दिल खुश किया उसे 1000 सोने की गिन्नियां इनाम में दी जाएंगी। हाँ? जी मंत्री जी। जी मंत्री जी। दोनों अपनी अपनी जादू तैयार करते हैं। जादूगर विजयवीर चुप चुप के जादूगर करणवीर के सारे नए जादू देख लेता है और सीख भी लेता है। जादूगर करणवीर ये बात जानते हुए भी कि विजयवीर उसके जादू देख रहा है, कुछ नहीं कहता। दोनों को तय किए गए दिन महल में बुलाया जाता है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। राजा जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जादूगर विजयवीर को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं जो जादू दिखाता हूँ अगर वो दिखा सके तो मैं खुद ब खुद अपनी हार मान लूंगा। क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है जादूगर? मुझे मंजूर है। जादूगर करणवीर अपनी टोपी में से 2 खरगोश निकालता है। अब मैं अपनी टोपी से 2 खरगोश निकालूंगा।
जादूगर विजयवीर भी अपनी टोपी से 2 खरगोश निकाल देता है। हुजूर, अब मैं आपको अपनी लकड़ी की छड़ी को सांप में बदल कर दिखाता हूँ। जादूगर विजयवीर भी अपनी छड़ी को सांप में बदल देता है। अब मैं आपको हवा में उड़कर दिखाऊंगा। ये तो बहुत आसान है। जादूगर विजयवीर भी ये कहकर हवा में तैरने लगता है। सभी मुकाबले का खूब मजा उठा रहे हैं कि जादूगर करणवीर राजा से कहता है, हुजूर, ये मेरा आखिरी जादू है। अगर ये भी जादूगर विजयवीर ने कर दिखाया तो मैं अपनी हार खुद ब खुद मान लूंगा। ये जादू जादूगर विजयवीर ने पहले जादूगर करणवीर को करते देखा नहीं होता। अब मैं पानी से भरे बहुत बड़े कांच के बक्से में खुद को बंद कर लूंगा और बक्से में ताला लगा होने के बाद भी मैं उसमें से आपके सामने बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनने के बाद जादूगर विजयवीर चोरी छुपे ताला बदलकर खुलने वाले ताले की जगह ना खुलने वाला ताला लगा देता है ताकि ताला खुल ना पाए और जादूगर करणवीर पानी के बाहर ना निकल पाए। जादूगर करणवीर इस बारे में पहले से ही जान जाता है और ताला फिर से बदल देता है और बाहर निकल आता है। अब जादूगर विजयवीर की बारी आती है और वो जैसे ही पानी के बक्से के अंदर जाता है, ना खुलने वाला ताला उसी के बक्से पर लग जाता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। तब जादूगर करणवीर अपने पास से चाबी निकालकर उस ताले को खोलकर जादूगर विजयवीर को बाहर निकाल लेता है। राजा जादूगर करणवीर के जादू और समझदारी से खुश होकर उसे सोने की 1000 गिन्नियां इनाम में दे देते हैं। वाह जादूगर करणवीर, वाह, बहुत बढ़िया। हम आपसे बहुत खुश हुए और हमारी तरफ से ये 1000 सोने की गिन्नियां आपको इनाम में दी जाती है। इन्हें कबूल करें। जादूगर विजयवीर समझ जाता है कि जादूगर करणवीर ने उसे सबक सिखाया है और जादूगर करणवीर से अपनी बेईमानी के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो जादूगर करणवीर। मैं जीतने की लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने बेईमानी के रास्ते से जीतना चाहा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जादूगर विजयवीर, मैंने आपको माफ किया। पर याद रखना, बेईमानी का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। मेहनत और परिश्रम से किया हुआ काम ही हमें सफल बनाता है। किसी गांव में एक युवक रहता था। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। माँ बाप ने उसका नाम कर्मवीर रखा था, लेकिन कर्मवीर कोई कर्म नहीं करता था। अरे बेटा कर्मवीर, कुछ काम क्यों नहीं करते हो? देखो तुम्हारे सभी साथी कुछ ना कुछ काम करते हैं। माँ, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मेरे बाप दादा ने इतनी दौलत छोड़ी है ना मेरे लिए। लेकिन बेटा ये दौलत कब तक चलेगी? एक ना एक दिन तो तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा ना। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं तो घर बैठकर ही खाऊंगा। ये कहकर कर्मवीर वहाँ से निकलकर अपने मित्र पशुपति के घर जाता है। कहने को तो पशुपति उसका मित्र था, लेकिन वो कर्मवीर से बहुत जलता था। आओ कर्मवीर, आज कौन सी कहानी सुनाने आए हो? अरे मित्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने भला तुम्हें कब कहानी सुनाई है? अरे मैं तो बस ऐसे ही तुमसे हंसी ठिठोली कर रहा था। तुम भला कहाँ कहानी सुनाते हो? तुम तो सब सच ही बोलते हो। हाँ, वही तो मैं भी कहता हूँ। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई है। कौन सी बात? मित्र, मैं पिछले जन्म में राजा था। बहुत पराक्रमी और प्रतापी राजा। बहुत बड़ा खजाना था मेरे पास, लेकिन मेरे मंत्री ने मुझसे गद्दारी की और दूसरे राज्य के राजा के साथ मिलकर मेरा कत्ल करवा दिया था, सोचते हुए कि अब ये क्या नया नाटक है। लेकिन तुम्हें पिछले जन्म की बात कैसे पता है? यही तो अद्भुत बात है। मैं दिव्य बालक था। मैंने जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दिया था। अच्छा, हाँ हो सकता है अगर तुम कह रहे हो तो। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कर्मवीर वहां से चला जाता है और पशुपति ये सोच रहा होता है कि ये इतना झूठ कैसे बोल लेता है। वो कर्मवीर को बस जाते हुए देखते रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
मगर कहते हैं कि बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो बाप दादा की दौलत कब तक चलती। धीरे धीरे सारी दौलत खत्म हो गई और कर्मवीर की माँ की तबीयत भी बिगड़ती चली गई। बेटा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी तुम्हारे पिताजी और उनके पूर्वजों ने बनाया था वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे खत्म हो गया? हमारे पास तो बहुत संपत्ति थी। बेटा, संपत्ति चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर उसे बचाया न गया तो एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने तो सोचा था कि पूरी जिंदगी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मैं घर पर बैठकर बिना कोई काम किए आराम से जिंदगी निकाल लूंगा। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने मेरी कभी सुनी ही नहीं। अगर तुम कोई काम करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमको। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और बीमार भी। ज्यादा समय अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। माँ, ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब मजबूरी में कर्मवीर को घर से निकलना ही पड़ा रोजी रोटी की तलाश में। रास्ते में उसे ख्याल आता है कि क्यों ना पशुपति की सहायता ली जाए और ये सोचकर वो अपने मित्र पशुपति के पास जाता है। आओ कर्मवीर, आज कैसे आना हुआ? मित्र, आज मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो? मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। मैं तो गरीब लोहार हूँ। लोहा पीट कर जो भी पैसा मिलता है उससे बस 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम तो पिछले जन्म में राजा थे ना, तो जाओ अपने राजमहल में, वहां तो तुम्हारा खजाना है। ये सुनकर कर्मवीर वहां से चला जाता है। पशुपति मन ही मन बहुत खुश होता है। कर्मवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। वो बस चला जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव। चलते चलते आखिर वो राजमहल के पास पहुंच जाता है। राजमहल नजदीक ही है, अब मैं सीधे महाराज के पास जाकर काम मांगता हूँ। ये सोचकर वो राज दरबार की तरफ बढ़ा। कर्मवीर की एक खूबी थी कि वो 1 नंबर का फेंकू था। इतनी लंबी लंबी बातें करता था कि झेलना मुश्किल हो जाए। वो राज दरबार पहुंचकर महाराज के सामने हाजिर हुआ। महाराज, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। ऊपर से नीचे तक मुआयना किया और पूछा, क्या काम जानते हो? लंबी हाँकते हुए, जो कोई ना करे सो काम बंदा करे। राजा ने अपने दरबारियों की तरफ देखा, फिर महामंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, आपकी क्या राय है? सूरज से किसी के गुणों का पता नहीं चलता महाराज, फिर भी आजमाने में क्या बुराई है? राजा ने भी सोचा कि जब वो कह रहा है तो हो सकता है कि आदमी काम का हो। यही सोचकर राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें 1 गिन्नी रोज पर रख लेते हैं। धन्यवाद महाराज। कर्मवीर बहुत खुश हो गया। बिना काम के हर दिन 1 गिन्नी जो मिलनी थी, राज दरबार के खास लोगों में उसकी गिनती होने लगी। कुछ दिन यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी जान पर बन आई। शत्रु देश के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वो शत्रु राजा बहुत ही शक्तिशाली है और उसकी सेना भी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी सेना उसकी तुलना में बहुत छोटी है। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? सभी मंत्रियों और दरबारियों से राय देने के लिए कहा गया। सब मंत्रियों ने आपस में विचार करके कहा, महाराज, इस मौके पर कर्मवीर से सहायता लें। आखिर वो किस मर्ज की दवा है? जो काम कोई ना कर सके वो करेगा, यही कहा था ना उसने। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। कर्मवीर को फौरन उपस्थित किया जाए। अचानक महाराज की सारी चिंताएं दूर हो गईं। महाराज के कहते ही कर्मवीर को हाजिर किया गया। कर्मवीर, शत्रु राज्य की सेना ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। इस संकट से फौरन राज्य को बचाएं। ये सुनते ही कर्मवीर का दिल धड़क उठा। लगा कि अंत समय निकट आ गया है, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी और फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगा। महाराज, पूरी सेना को मैं मसल कर रख दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। कल सुबह आप देखिएगा कि कैसे मैं शत्रु सेना को भगाता हूं। कर्मवीर का आश्वासन पाकर राजा की जान में जान आई, लेकिन कर्मवीर की हालत खराब थी। उसने महाराज के सामने लंबी लंबी बातें तो कर दी, लेकिन सेना से लड़ने का ख्याल आते ही पसीने छूटने लगे। मन ही मन
लगता है अब यहाँ से भागने का समय आ गया है। आज रात ही मैं बोरिया बिस्तर उठाकर भाग जाऊंगा और सुबह होते होते इस राज्य से दूर निकल जाऊंगा। सुबह होते ही महाराज ने याद किया ताकि दुश्मन से निपटने की योजना बनाई जाए, लेकिन पहरेदार ने आकर बताया कि राजमहल में कहीं भी कर्मवीर नहीं है। महाराज, हमने राजमहल का कोना कोना छान लिया, लेकिन कर्मवीर कहीं नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसने हमारे साथ छल किया है। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और जो कोई भी उसे राज दरबार में पेश करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। फिर मजबूरी में राजा ने अपनी सेना को मोर्चे पर भेज दिया। इधर कर्मवीर चलते चलते एक जंगल में आ गया। उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि अपने साथ जो 3 रोटियां वो लाया है उसमें से कुछ खा ले। यही सोचकर वो पास के एक कुएं के चबूतरे पर बैठ गया और पोटली खोली। रोटियां तो 3 हैं, न जाने अभी कितनी दूर का सफर करना पड़ेगा। यही सोचकर वो बार बार कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों ही खा लूं। वो बार बार यही बोल रहा था। जिस कुएं के चबूतरे पर वो बैठा था उस कुएं में 3 परियां रहती थीं। कर्मवीर की बात सुनकर वो तीनों परियां डर गईं कि कौन आ गया है जो हमें खाने वाला है। कौन आया है जो हमें खाने की बात कर रहा है? चलो हम तीनों चलकर उससे बात करते हैं। फिर वो तीनों कुएं से बाहर आती हैं और कर्मवीर से कहती हैं, ए मुसाफिर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम हमें खाना चाहते हो? कर्मवीर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो माजरा समझ गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अवश्य खाऊंगा। देखो मुसाफिर, ये उचित नहीं। आखिर क्यों खाना चाहते हो? उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस खाऊंगा। देखो मुसाफिर, अगर तुम हमें ना खाने का वादा करो तो हम तुम्हें कुछ अनमोल चीजें दे सकते हैं। कैसी अनमोल चीजें? ये लो, ये 2 पर हैं। इन्हें सर पर लगाकर तुम जहाँ चाहो उड़कर जा सकते हो। ये लो करामाती चादर, इसे उड़कर तुम सबको देख सकोगे, लेकिन तुमको कोई नहीं देख सकेगा। ये लो जादुई तलवार, इसे हाथ में लेते ही अपने आप ये चलने लगेगी और दुश्मनों को टिकने नहीं देगी। अब तो कर्मवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने परियों से तीनों चीजें ले ली, फिर पर सर में लगाया, चादर ओढ़ी, तलवार हाथ में ली और कहा, मैं शत्रुओं के बीच जाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो जंग के मैदान में पहुंच गया, जहां दुश्मन की सेना ने इनकी सेना की हालत खराब कर रखी थी। लेकिन कर्मवीर के पहुंचते ही सारा मामला उल्टा हो गया और शत्रु पक्ष में हाहाकार मच गया। लगता है इस राजा की मदद के लिए कोई भूत प्रेत या जिन्न आ गया है। जैसे ही सेना में यह अफवाह फैली, शत्रु पक्ष के सारे सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। इधर महाराज को जब पता चला कि विजय हमारी हुई है और किसी दैवीय शक्ति ने हमारी मदद की, तो राजा और दरबारी सब हैरान रह गए। ये चमत्कार कैसे हुआ और किस दैवीय शक्ति ने हमारी मदद की? तभी कर्मवीर अपनी तलवार घुमाते हुए राज दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, हमारी विजय हुई है। सिंहासन छोड़कर स्वागत किया। आओ कर्मवीर, तो वो दैवीय शक्ति तुम थे। सभी दरबारी उसके सम्मान में उठ खड़े हुए और फिर राजा ने अपनी पुत्री की शादी कर्मवीर से करने की घोषणा की। हम अपनी पुत्री का विवाह कर्मवीर से करेंगे। अब तो कर्मवीर की 5 उंगलियां घी में थीं। फिर उसकी शादी राजकुमारी से हो गई, लेकिन अब वो जिम्मेदार हो गया और गप्पे हाँकना भी छोड़ दिया। अब वो नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी कर्मवीर बन गया। मीरपुर नाम का गांव था। उस गांव में सूरज अपने चाचा चाची के साथ रहता था। चाचा चाची के भी 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बहुत बदमाश थे। सूरज को हमेशा परेशान किया करते थे। सूरज की झूठी शिकायत अपने माँ को बताते तो चाची सूरज को बहुत मारती। सूरज के माता पिता नहीं थे, इसलिए चाचा उसे अपने पास ले आए। चाची को उसका आना पसंद नहीं आया। चाचा तो अच्छे थे, पर चाची बहुत धूर्त, मक्कार और लालची थी। वैसे ही उनके दोनों बच्चे थे। सुनो जी, मेरे राजू और रिंकी के लिए आज मिठाई ले आना। ठीक है। शाम को जब चाचा घर आते हैं तो उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। ये लो, सभी बच्चों को दे दो। आओ राजू और रिंकी,
ये लो मिठाई खाओ। सूरज को भी दो। वो भला मिठाई खाकर क्या करेगा? चल जा सूरज, कुएं से पानी लेकर आ। सूरज चला जाता है। राजू और रिंकी मजे से मिठाई खाते हैं और खुश होते हैं। माँ, उस सूरज को मिठाई मत देना, कोई काम तो करता नहीं है, जब देखो बस खाना खाना। तू खा मेरा बेटा, उसको मैं कुछ नहीं देने वाली। उधर सूरज पानी निकालकर बाकी काम कर रहा होता है। चाची उससे पूरे घर का काम कराती थी। बाजार से सामान लाने को कहती थी, बर्तन साफ कराती थी। पूरा दिन बेचारा काम करता था और चाची उसे कभी दिन में खाना दे तो कभी रात में। चाची भूख लगी है, खाना दे दो। इतनी जल्दी तुझे भूख भी लग गई? काम तो कुछ किया नहीं, ले खा ले। उसके सामने सूखी रोटी और नमक रख देती है, ऐसा कि जानवर भी ना खाए उस खाने को। बेचारा सूरज सूखी रोटी नमक के साथ खा लेता है। चाचा जब भी चाची को सूरज के साथ गलत बर्ताव करते देखते तो कहते, तुम सूरज को इतना क्यों परेशान करती हो? तो क्या इसकी आरती उतारूंगी? जबरदस्ती की मुसीबत लाकर मेरे गले में बांधी है। चाची चाचा से झगड़ा करने लगी। सूरज चुपचाप ये देखता है और मन ही मन कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं इतना बुरा हूँ क्या? आज अगर मेरे माँ पिताजी होते तो मैं भी राजू और रिंकी जैसे रहता। चाची तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। ठीक से खाना न मिलने पर सूरज कमजोर हो जाता है। एक दिन सूरज की थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर भी चाची ने उसे बाजार से सब्जी लाने को कहा। सूरज, ये ले थैला और जा बाजार से सब्जी लेकर आ। चाची, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिन भर खाता है और बोलता है कि तबीयत ठीक नहीं है। जाता है कि नहीं या मार खाएगा। सूरज किसी तरह बाजार जाता है। सब्जी लेकर जैसे ही घर के अंदर आता है, वहीं गिर पड़ता है और सारी सब्जी गिर जाती है। ये देखते ही चाची आंख बबूला हो गई और कहा, क्या इतनी महंगी सब्जी तूने नीचे गिरा दी? चाची, आप तो जानती है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। झूठ बोलता है मुझसे, कामचोर। नहीं चाची, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू रुक, तेरी तबीयत अभी ठीक करती हूँ मैं। चाची ने सूरज को डंडे से मारना शुरू कर दिया। सूरज रोते हुए घर से चला गया। कामचोर भाग गया ताकि काम न करना पड़े। भाग के जाएगा कहाँ? शाम को तो घर ही आएगा ना, तब खबर लेती हूँ इसकी। सूरज एक पार्क में अकेले बैठा रो रहा था और सूरज को एक आदमी बहुत देर से देख रहा था। वो आदमी सूरज के पास आता है। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है क्या? सूरज रोते हुए उस आदमी की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ, मुझे परेशानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। और सूरज उस आदमी को पूरी बात बताता है। बेटा सूरज, मैं एक जादूगर हूँ। मैं सबको जादू दिखाता हूँ, पर इस दुनिया में मेरे और मेरे जादू के अलावा और कोई नहीं है। क्या तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे? बेटा बनने के लिए मुझे क्या क्या काम करना होगा? मुझे सारे काम अब आते हैं। क्या आपके पास मुझे भरपेट खाना मिलेगा? आदमी दुखी होकर सूरज के सर पर हाथ रखकर बोलता है, मेरा बेटा बनने के बाद तुम्हें कोई काम करना नहीं होगा। तुम स्कूल जाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे से रहोगे। मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुमसे काम कराने की जरूरत नहीं है मुझे। तब ठीक है। मेरे साथ चलने से पहले तुम्हें अपनी चाची को सबक सिखाना होगा। सबक? वो कैसे? आदमी अपने जादू से एक बिल्ली निकालता है। ये एक जादुई बिल्ली है। तुम इस बिल्ली के पेट पर हाथ रखोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से हीरा गिरने लगेगा। अच्छा। ये बिल्ली बहुत चालाक है। जो लोग सच्चे होते हैं, ये बिल्ली उनकी मदद करती है, पर जो धूर्त और चालाक होते हैं, ये उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। और फिर?
तुम्हारी चाची इसे देखकर खुश हो जाएगी। तुम 1 महीना उनके साथ रहो और उसके बाद मेरे पास आ जाना, और जब आने लगोगे तो वो सारे हीरे तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। सूरज हंसते हुए बिल्ली को अपने साथ ले जाता है। चाची उसे देखकर आग बबूला हो उठती है। आ गया। सारा काम क्या तेरी माँ करेगी? और अपने साथ ये बिल्ली क्यों ले आया है? तू जानता है ना कि मुझे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। चाची, ये कोई आम बिल्ली नहीं है। तो क्या हुआ? कोई वीआईपी बिल्ली है? जानवर तो जानवर होता है, खुद को तो खाने को है नहीं, चला बिल्ली पालने। चाची, ये बिल्ली हीरा देती है। अब बोलो, उसे जाने दो क्या? हीरा देती है? मतलब? चल दिखा, कहाँ हीरा दे रही है? अगर हीरा निकला तो ठीक, नहीं तो तू बहुत मार खाएगा, ध्यान रखना। सूरज बिल्ली के पेट पर हाथ लगाता है और बिल्ली हंसने लगती है। हंसते ही हीरा बिल्ली के मुंह से निकलने लगता है। चाची की आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखा चाची, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ मेरे लाल, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुझे बहुत भूख लगी होगी। आज मैं अपने लाल को अपने हाथों से खिलाती हूँ। चाची सूरज को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। तभी चाचा और बच्चे आते हैं। सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या, तुम अपने हाथों से सूरज को खाना खिला रही हो? ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम कुछ भी मत बोला करो, आखिर ये भी तो मेरा ही बच्चा है। चाची ने चाचा को सारी बात बताई। चाचा हंसते हुए, तभी सूरज पर इतना प्यार आ रहा है तुम्हें। अगले दिन सूरज ने सबके सामने बिल्ली के मुंह से हीरा निकाला। ऐसे करके सूरज हर दिन बिल्ली के मुंह से हीरे निकालकर चाची को दे दिया करता था। ऐसे करते करते 1 महीना होने वाला था। एक दिन चाची ने सोचा, क्यों ना मैं इस बिल्ली से सारे हीरे आज ही ले लूं। वो बिल्ली के पास जाकर उसके पेट पर हाथ लगाकर हंसाने लगी। बिल्ली ने पहले थोड़ा हीरा दिया, उसके बाद हीरा देना बंद कर दिया। चाची को गुस्सा आने लगा और वो बिल्ली को मारने लगी। ए बिल्ली, हीरा दे मुझे। लालची औरत, तुझे तो एक भी हीरा नहीं दूंगी। ये वाली बिल्ली? मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूँ, मैं जादुई बिल्ली हूँ। अब देख, मैं जा रही हूँ और तेरे सारे अब तक के हीरे भी लेकर जा रही हूँ। देखा चाची, लालच किया और सब हीरे तुम्हारे हाथ से चले गए। ले, अब मैं भी चाहता हूँ। जितने दिन तेरे साथ था, तूने बहुत परेशान किया मुझे। अब सारी जिंदगी तू उन हीरों के लिए रोएगी और वो हीरे तुझे कभी नहीं मिलेंगे। सूरज जाने लगता है तो चाचा उसे रोकते हैं। बेटा सूरज, मत जा, ये तेरा ही घर है। चाचा, अगर आपने चाची को पहले ही समझाया होता तो आज मैं रुक जाता और हीरे भी उसके पास होते, पर अब मैं रुकूंगा नहीं। सूरज चाची के पास जाता है और कहता है, देखो चाची, वो सारे हीरे मेरे पास हैं, लेकिन ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सूरज, सूरज, हीरा मुझे दे दो। सूरज बिल्ली को लेकर जादूगर के पास चला जाता है। चाची हीरा हीरा करते रह जाती है। अब सूरज उस जादूगर के साथ उसका बेटा बनकर रहने लगता है। इस तरह सूरज की जिंदगी सुधर जाती है। लक्ष्मणपुर गांव में गोपी और उसकी माँ लक्ष्मी रहते थे। उसकी माँ लक्ष्मी दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। गांव के दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते देख उसका भी मन करता था। राजू भैया, मुझे अपनी साइकिल चलाने दो ना, एक चक्कर लगा के दूंगा। गोपी, तुम गरीब हो, माँ ने गरीब लड़कों को साइकिल देने से मना किया है। और हाँ, तुम मुझसे बात भी मत करो। राजू ये कहकर साइकिल चलाते हुए आगे निकल जाता है। गोपी बेचारा मायूस हो जाता है
और कुएं में एक पत्थर मारता है। जब वो घर आता है तो अपनी माँ लक्ष्मी से कहता है, माँ मुझे एक साइकिल लेकर दो ना। बेटा साइकिल के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ सब बच्चे साइकिल चलाते हैं, मेरा भी मन करता है साइकिल चलाने का, आप मुझे कुछ नहीं देती हो। गोपी रोने लगता है। रोते रोते वो घर से बाहर चला जाता है और एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और गोपी से कहते हैं, इतने दुखी क्यों हो बेटा? मुझे साइकिल चाहिए। सब बच्चों के पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है, और मुझे कोई भी अपनी साइकिल चलाने नहीं देता है। रो मत बेटा, मैं दूंगा साइकिल। इतना कहकर साधु बाबा अपने झोले में से एक छोटी सी चमचमाती हुई साइकिल निकालकर गोपी को दे देते हैं। ये लो, ये जादुई साइकिल है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। पर ये तो बहुत छोटी है, मैं इसे कैसे चलाऊंगा? ये साइकिल तुम्हारी इच्छा से बड़ी और छोटी हो सकती है। साधु बाबा वहाँ से साइकिल देकर गायब हो जाते हैं। गोपी साइकिल को उलट पुलट कर देखता है और इधर उधर देखकर गोपी साइकिल से कहता है, मैं तुम्हें चलाना चाहता हूँ, तुम बड़ी हो जाओ। तभी साइकिल बड़ी हो जाती है। गोपी थोड़ा घबरा जाता है। तभी साइकिल से आवाज आती है, डरो मत गोपी, सीट पर बैठो। गोपी सीट पर बैठ जाता है और साइकिल चलाने लगता है। वो खुश हो जाता है। वो साइकिल से 2-3 चक्कर लगाता है और फिर साइकिल से उतरकर कहता है, अब तुम छोटी हो जाओ। साइकिल छोटी हो जाती है। गोपी साइकिल को अपनी पैंट की जेब में रख लेता है और खुशी खुशी घर की ओर जाने लगता है। अब मैं सब बच्चों को अपनी साइकिल दिखाऊंगा। लक्ष्मी घर में खाना बना रही है। गोपी से कहती है, गोपी कहाँ चला गया था? जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, खाना लगाती हूँ। माँ मैं तालाब के पास गया था और मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। बेटा हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। माँ अब दुखी मत हो, मैं खूब पैसे कमाऊंगा और तुम्हें हर चीज ला के दूंगा। हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाना तब खूब पैसे कमाना। गोपी खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है और लक्ष्मी बर्तन साफ करते हुए अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है, हे भगवान मैं क्या करूं? कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मैं कैसी माँ हूँ? गोपी को एक साइकिल भी नहीं दिला सकती, बेटे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मुझे माफ करना बेटा। गोपी माँ की सारी बातें सुन लेता है। माँ के पास आकर उसके आंसू पोंछता है, माँ के गले लगता है और कहता है, माँ तुम रोना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगा, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मत रो माँ। तू ही तो मेरा सहारा है बेटा। माँ तुम देखना, बहुत जल्दी हमारे सपने पूरे होंगे। चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना। हाँ बेटा, अब सो जा। जा। गोपी माँ के माथे पर चूमकर बोलता है, मेरी प्यारी माँ। गोपी अपने बिस्तर पर अपनी छोटी सी साइकिल के साथ सोने लगता है। साइकिल पर हाथ घुमाता है। साइकिल के आगे लगी हुई छोटी सी लाइट जलने लगती है। उसमें से रोशनी आती है। अच्छा मेरी प्यारी नन्ही साइकिल, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। कल तालाब के पास जाकर हम बच्चों को मजा चखाएंगे। ठीक है गोपी, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे जॉनी कहकर बुला सकते हो। ठीक है जॉनी, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ गोपी, चलो अब हम सो जाते हैं। साइकिल की लाइट बंद हो जाती है। गोपी उसको चादर उड़ा देता है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन गोपी साइकिल चलाता हुआ तेजी से आ रहा है। तालाब के पास राजू और कुछ बच्चे अपनी साइकिल चला रहे हैं। तभी गोपी हवा को चीरते हुए बच्चों से आगे निकल जाता है और साइकिल से कहता है, भागो जॉनी, और तेज और तेज। सभी बच्चे गोपी को देखने लगते हैं। राजू को जलन होती है और वो अपने दोस्त पप्पू से कहता है, गोपी के पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? कल तक तो मुझसे मांग रहा था। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ। मैं भी इस गोपी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, तब इसे पता चलेगा कि हमसे पंगा लेना क्या होता है। राजू एक बड़ी सी रस्सी लाकर उसको सड़क पर के एक किनारे खड़ा होता है और दूसरी तरफ पप्पू को रस्सी पकड़ने के लिए कहता है।
पप्पू, जैसे ही गोपी साइकिल लेकर आएगा रस्सी ऊपर खींच लेना। ठीक है, फिर गोपी और उसकी साइकिल दोनों नीचे पड़े होंगे। बहुत मजा आएगा। तभी गोपी उधर से तेजी से साइकिल लेकर आता है। राजू पप्पू को रस्सी उठाने का इशारा करता है और दूसरे बच्चे भी सड़क किनारे खड़े हैं। गोपी तेजी से साइकिल लेकर आता है और रस्सी के ऊपर से निकल जाता है। राजू और पप्पू जमीन पर गिर जाते हैं। सारे बच्चे राजू और पप्पू पर जोर जोर से हंसते हैं। उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इधर गोपी साइकिल लेकर बाजार जाता है। चलो जॉनी, मिठाई खाते हैं। गोपी मिठाई वाले से 2 रुपए के लड्डू और 2 रुपए की जलेबी लेता है। गोपी उसे पैसे देकर मिठाई लेता है और फिर वो साइकिल लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो खुद मिठाई खाता है और साइकिल को भी खिलाता है। ये लो जॉनी, लड्डू खाओ। तभी गोपी की नजर उस अखबार के टुकड़े पर पड़ती है जिसमें मिठाई थी। वो पढ़ता है, साइकिल प्रतियोगिता, सभी भाग ले सकते हैं, 1 लाख रुपए का इनाम। स्थान खेड़ा गांव, सुबह 10 बजे, मंगलवार। गोपी खुश हो जाता है। जॉनी, साइकिल प्रतियोगिता है खेड़ा गांव में, 1 लाख रुपए का इनाम है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम नहीं जीत पाएंगे। हमें कल ही इस प्रतियोगिता में भाग लेना है बस। और फिर मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन साइकिल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेकर मैदान में पहुंच चुके हैं। लक्ष्मणपुर गांव से राजू, पप्पू, मोहन, कालू और गोपी अपनी साइकिल लेकर आए हैं। गोपी को तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। राजू, मैं बहुत सारी कीलें लेकर आया हूँ। हम कीलों को उसकी साइकिल के आगे डाल देंगे। उसकी साइकिल पंचर हो जाएगी और वो रेस से बाहर हो जाएगा। तो बड़ा मजा आएगा। पप्पू जाता है और गोपी की साइकिल के आगे कीलों को चुपके से डालकर आ जाता है। तभी माइक से साइकिल रेस स्टार्ट होने की घोषणा होती है। सुनो सुनो, कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। जो बच्चा प्रथम आएगा उसे बाल समिति की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर रेस शुरू हो जाती है। सब बच्चे गोपी से आगे निकल जाते हैं। गोपी साइकिल रोक देता है। क्या हुआ गोपी, तुम रुक क्यों गए? सड़क पर बहुत सारी कीलें पड़ी हैं। कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो। गोपी साइकिल चलाता है। वो कीलों के ऊपर से निकल जाता है। उसकी साइकिल हवा से बातें करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही है। आगे घुमावदार रास्ते से होते हुए सभी बच्चों को पीछे छोड़ते हुए गोपी अब राजू के पास तक आ जाता है। राजू अपनी जेब से कुछ पत्थर निकालता है और गोपी की तरफ फेंकता है, लेकिन गोपी पत्थरों से अपने आप को बचाता हुआ आगे निकल जाता है और वो प्रथम आता है। माँ, मैं आज साइकिल रेस जीता हूँ और मुझे इनाम में 1 लाख रुपए भी मिले हैं। ये लो माँ, और ये जॉनी, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ठीक है बेटा, अब से जॉनी हमारे साथ ही रहेगा और रोज तुम्हें स्कूल लेकर जाएगा। इसके बाद गोपी स्कूल जाने लगा और लक्ष्मी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। हिम्मत वाले कभी नहीं हारते। बहुत समय पहले की बात है। करमपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही आलसी और कामचोर आदमी गोलूराम रहा करता था। वो बस पूरा दिन चारपाई पर पड़ा आते जाते आदमियों को देखकर ये सोचता था कि लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, सुबह सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं, जबकि वो खाट पर लेटकर पूरा जीवन चाय पीकर और समोसा खाकर काट सकते हैं। गोलूराम के माँ बाप भी उससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो बस अपने माँ बाप से पैसे लेता था और खर्चे करता था। काम धाम में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक दिन गोलूराम छगन हलवाई की दुकान के बाहर खाट पर पड़ा चाय पी रहा था। ए लो गोलूराम भाई, तुम्हारी गर्मा गर्म चाय और समोसा। अरे वाह, ले आए। लाल चटनी डाली है ना? हाँ गोलू भाई, चटनी तो डाल दी है, पर मैं कह रहा था 3 महीने हो गए हैं, मेरे उधार कब चुकाओगे? कितने दिनों से बोल रहे हो आज देता हूँ कल देता हूँ। अरे चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब जाओ और
दो गर्मा गर्म कचौरियाँ भी ले आओ। हाँ जा। गोलू भाई कचौड़ी तो मैं लाता हूँ। अब अगर 2 दिन तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया तो समझ लेना कि फिर समोसा और चाय बंद हैं। हाँ ठीक है ठीक है। गोलू अपनी कचौरियां और समोसा खा रहा होता है कि इतने में एक परिंदों का व्यापारी वहां से गुजरता है। उसके पास खूब सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं। परिंदे ले लो परिंदे, परिंदे ले लो परिंदे। गोलू की नजर उस पर पड़ती है पर वो फिर से खाने में लग जाता है। इतने में व्यापारी के पास एक ग्राहक आता है और एक सुंदर सा तोता देखता है और व्यापारी से उसका दाम पूछता है। भैया ये तोता कैसे दिया? भाई साहब ये तोता थोड़ा महंगा है। इस तोते की खासियत ये है कि ये भविष्य बताता है, इसलिए इसका दाम है मात्र 150 रुपया, 150 रुपया। आदमी ये बात सुनकर उससे पूछता है, अरे भाई सच में? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे भाई साहब आप आजमा कर देखिए, अगर आपको लगे कि झूठ है तो हर 20 दिन में इस गांव से गुजरता हूँ, तोता देकर मुझसे दुगने पैसे वापस ले लेना। देख लो भाई साहब, ऐसा मौका तकदीर से मिलता है। आदमी झट से पैसे निकालता है और व्यापारी से वो तोता खरीद लेता है। ये सारी बातें गोलू सुन लेता है और व्यापारी के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे व्यापारी, क्या तेरे पास एक ऐसा और तोता है? ऐसा तो एक ही था, पर उससे भी ऊपर एक ऐसा तोता है जिससे जो भी मांगो वो बैठे बैठे पूरा हो जाता है, पर उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। कितनी कीमत है उसकी? पूरे 501 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं। हाँ। गोलू सोचता है कि इतने पैसे तो मैं ऐसे जादुई तोते से कमा ही लूंगा। हाँ। गोलू उसे कहता है, मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है, पर अगर तुम थोड़ा इंतजार करो तो मैं अपने माँ बाप से लेकर तुम्हें देता हूँ। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, जल्दी आना, ठीक है? ठीक है, तुम जाना मत, मैं अभी आया। हाँ। गोलू घर पहुंचता है और अपने बाबा से कहता है कि उसे 501 रुपए चाहिए। हैं? 501 रुपए? इतने पैसों का क्या करोगे? बस आप ये समझिए कि मेरी आने वाली कामयाबी के लिए शगुन है और मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। बाबा उसे पैसे दे देते हैं। गोलू व्यापारी के पास जाता है। ये लो पूरे 501 रुपए और दो मुझे वो तोता। व्यापारी गोलू को तोता देता है और कहता है, ये तोता तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, पर ध्यान रहे जब भी तोता आवाज दे तो उसे खाना खिलाना, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। गोलू फटाफट तोते को लेकर अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर सोचता है और तोते से कहता है, ए तोते मल, मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मैं छगन का उधार चुका दूं। गोलू अपनी जेब देखता है और उसमें पैसे आ जाते हैं। तोता गोलू से खाना मांगता है। गोलू समझ जाता है कि जैसे व्यापारी ने कहा था कि तोते को खाना देना, वो उसे खाना दे देता है। गोलू जल्दी से जाकर छगन को पैसे दे देता है और उसका उधार उतार देता है। फिर गोलू अपने पिताजी से लिए हुए 501 रुपए तोते से मांगता है। ए तोता मल, मुझे 501 रुपए प्रदान करें। जैसे ही गोलू ये बोलता है, उसकी जेब में 501 रुपए आ जाते हैं और वो जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तोता खाना मांगता है और गोलू उसे दे देता है। फिर गोलू सोचता है कि क्यों ना मैं बहुत सा स्वादिष्ट खाने का सामान लेकर रख लूं और बस बैठकर खाता रहूं, कितना अच्छा होगा। गोलू तोतामल से कहता है, ए तोतामल, मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं ढेर सारा खाने का सामान ला सकूं। गोलू की जेब में और पैसे आ जाते हैं। वो बनिए की दुकान पर जाता है और खूब सारा सामान खरीदता है। ए गोलू, इतने सामान का क्या करोगे हैं?
आप चिंता मत कीजिए, बस ये सब दे दीजिए। ठीक है भाई, ले लो। गोलू छगन की दुकान पर जाता है और बहुत सारी कचौड़ियाँ, मिठाइयाँ और समोसे भी ले लेता है। कुछ दिन गोलू बस ऐसा ही करता है और कुछ काम नहीं करता, बस खाता है और सोता है और आलसी हो जाता है। फिर एक दिन सारा सामान खत्म हो जाता है और गोलू फिर से तोते से कहता है, हे तोतामल, मुझे और पैसे दो ताकि मैं और खाना खरीद सकूं। तोतामल हर बार की तरह उसे पैसे देता है और गोलू उठकर झट से छगन की दुकान पर चला जाता है और खाते खाते वहीं सो जाता है। तोता खाना मांगता रहता है और मांगता रहता है, पर उसे खाना ना मिलने की वजह से उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अगले दिन जब गोलू वहां जाता है तो तोते से कहता है कि वो उसे कुछ और पैसे दे दे। हे तोतामल, मुझे कुछ और रुपए प्रदान करें। तोता कुछ नहीं कहता। गोलू फिर कहता है, हे तोतामल, मुझे कुछ और रुपए प्रदान करें। उसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी होती है। गोलू समझ जाता है कि उसके खाना ना देने के कारण अब उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। गोलू कुछ देर उदास होता है। फिर उसे याद आता है कि व्यापारी ने कहा था कि वो 20 दिन के बाद दोबारा इस गांव से गुजरेगा। वो सोचता है कि वो व्यापारी को ये तोता देकर एक नया तोता ले लेगा। वो इंतजार करता है कि व्यापारी जिस दिन गांव से गुजरेगा उस दिन वो उससे नया तोता खरीद लेगा। एक दिन व्यापारी वापस उस गांव से गुजर रहा होता है। परिंदे ले लो, परिंदे ले लो। व्यापारी की आवाज गोलू के कानों में पड़ती है और गोलू व्यापारी के पास जाता है और कहता है, हे व्यापारी, तुमने जो तोता मुझे बेचा था उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई है और वो मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता। तुम मुझे इसके बदले एक दूसरा तोता दे दो या तो इसे ठीक कर दो। व्यापारी गोलू से कहता है, मेरे पास ऐसा कोई और तोता नहीं है। उस तोते में तुम्हारी तकदीर की शक्ति थी जो हर तोते में होती है, मगर तकदीर की शक्ति ज्यादा देर तक उसी का साथ देती है जो मेहनत करे। तुम्हारे आलस के कारण वो शक्ति खत्म हो गई। गोलू समझ जाता है कि उसी के आलस की वजह से उसने तोते को खाना नहीं खिलाया, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई। गोलू तोते को उड़ा देता है और ठान लेता है कि अब से वो मेहनत से काम करेगा।